हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस 2025 में हम न्यूज़ थ्रू मैप्स कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों को फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि जो न्यूज़ थी उसको मैप के थ्रू कर रहे थे कि कोई देश है, उसमें क्या न्यूज़ चल रही है और उस देश के बारे में, उसके पड़ोसी देश कौन है, उसकी बॉर्डर किसके साथ शेयर होती है, जल बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, उसके थोड़े बहुत इतिहास के बारे में उसके पढ़ रहे थे, है ना। तो इसी कड़ी में अपन लोग आगे चलते हैं कि कुछ जो रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। आईआर कर रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन में हमने ये कर लिया था, ये वाला रीज़न। फिर सुर्खियों में रहे संघर्ष जनित अनुच्छेद, आज ये करने थे, आज इसको कंप्लीट करना है। इसको हम लोग को करना है। सुर्खियों में रहे संघर्ष जनित अनुच्छेद, अदर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज न्यूज़। दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला रीजन, हम साउथ ईस्ट एशिया में इस वाले रीजन को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो 11 कंट्री आती है ना, ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, है ना, ये मलेशिया हो गया, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा है सिंगापुर, अपना इंडोनेशिया, है ना। इसी को थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। तो ये दक्षिणी थाईलैंड न्यूज़ में था। पटानी संघर्ष, पता नहीं उसका एक रीजन है। थाईलैंड का एक छोटा सा क्षेत्र है, पता नहीं, यहाँ पे ये अपना थाईलैंड है, ये वाला रीजन, तो उसका एक छोटा सा यहाँ पे है, पता नहीं एक एरिया है, उसका नाम ही पता नहीं है, पता नहीं एरिया है, उसमें संघर्ष चल रहा है। वहाँ के लोग ही कुछ स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तो वही इसमें न्यूज़ में क्या था कि थाई सरकार, मतलब थाईलैंड की सरकार, और मलय मुस्लिम अलगाववादी, मतलब वहीं के कुछ मुस्लिम लोग हैं जो कि मतलब अपनी और अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। मेन मुद्दा वहाँ पे स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, बस इतना ही है वो। ठीक है, धार्मिक तनाव है तो ठीक है, मतलब ये तो हर कंट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। तो यहाँ भी, तो यहाँ पे एरिया है, ये अपने मलय सरकार से, थाई सरकार से अपने स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे हमारे धर्म को, तो अपनी संस्कृति को ना ला दो मेरे ऊपर, जैसे अल्पसंख्यक हैं, तो इसलिए। तो इसमें दूसरा आता है ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए, जैसे थाईलैंड न्यूज़ में। अब थाईलैंड से आसपास कौन सा देश है, यहाँ जैसे ये वाला कौन सा रीजन है, ये हो गया अपना, ये थाईलैंड हो गया, ये अपना म्यांमार हो गया, इसके ऊपर जस्ट हो गया लाओस, और ये होगा कंबोडिया, मतलब इसके आस, और इधर मलेशिया। ये कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, 1 2 3 4, 4 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो आप लोग को इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इनके इसे पूछ देता है। और एक बात और, जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड इसको इस्थमस भी बोलते हैं। इस्थमस किसको बोलते हैं कि दो महासागर को आपस में एक पतली जमीन की रेखा जो अलग करती है, दो महासागरों को जमीन की एक पतली रेखा जो अलग करती है, उसको इस्थमस बोलते हैं। तो इसको इस्थमस भी बोलते हैं, थाईलैंड के जो रीजन है इसको इस्थमस भी बोला जाता है। और इसमें एक और बात है कि जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं रसिया, अफ्रीका में, यहाँ पे एक स्वेज कैनाल है। ऐसे जब अपन नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो उसमें उसमें आती है ना पनामा कैनाल, जैसे यहाँ पे एक कैनाल बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रा क्रा कैनाल, उसको याद रखना थोड़ी सी, क्रा कैनाल बनाने की बात कर रहे हैं, उसका नाम ही है क्रा कैनाल, है ना। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना थाईलैंड के बारे में। फिर पश्चिमी पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया का देश है, ये इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया कई सारे, लगभग हजारों द्वीप है इसके पास। तो इनमें से ये कई सारे द्वीप है, कुछ इम्पोर्ट, जैसे सुमात्रा आइलैंड, जावा आइलैंड, इधर पर माली आइलैंड, बाली है, इधर बोर्नियो है, ये सिलेबस है, और ये तिमूर है, यहाँ पे ईस्ट तिमूर, यहाँ पे ईस्ट तिमूर और तिमूर, तो तिमूर वाला रीजन जो है या किसका है, और ईस्ट तिमूर एक अलग देश है। ऐसे ही ये पापुआ न्यू गिनी,
ये पूरा तो पापुआ न्यू गिनी है, न्यू गिनी है, तो इसका नाम हो गया पापुआ न्यू गिनी, इसका नाम हो गया न्यू गिनी। तो ये वाला रीजन तो अलग देश ही है, ये वाला रीजन इंडोनेशिया में है। तो अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला ही बोलता है मुझे अलग देश बनाओ। तो इंडोनेशिया में तो यही ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या रीजन है कि इंडोनेशियाई सरकार बनाम फ्री पापुआ मूवमेंट, वो लोग बोलते हैं हमको अलग देश बना दो। कारण क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन, है ना। ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं, संसाधन का दोहन और सांस्कृतिक दमन। इंडोनेशिया जो है उस रीजन में बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि ज़्यादा दिन तक वो मेरे पास रहेगा नहीं, इसलिए वहाँ जितने भी संसाधन है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है जितना जल्दी हो सके। मिंडनाओ, मिंडनाओ रीजन, आप लोग फिलीपींस पढ़े होंगे, इसका ऐसे ऐसे ये द्वीप है, जो सबसे बड़ा वाला द्वीप है अपना ये, इसको मिंडनाओ, और ये वाला लुजोन, ये वाला द्वीप है जो लुजोन, हम लोग मैप में देखते हैं, ये है अपना फिलीपींस, ठीक है, ये है फिलीपींस। ये वाला जो द्वीप है इसको बोलते हैं लुजोन, और ये वाला एक द्वीप है इसको बोलते हैं मिंडनाओ। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन लोग रहते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ जो क्रिश्चियन है वही लोग अपनी संस्कृति को इन पर थोपने का प्रयास करते हैं मुस्लिमों पर। तो अब ये लोग बोलते हैं कि जब तुम अपनी इतना प्रभाव रखते हो तो हम भी इतना प्रभाव रखते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा पूरा देश ही बना दो। ये लोग अपने स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, है ना। तो ये मिंडनाओ। फिलीपीन सरकार बनाम मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट, अपनी एक आर्मी खुद की बना रखे हैं, मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट मिंडनाओ में है। तो ये कारण क्या है? स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, इस्लामी शासन और उग्रवाद, है ना। फिर काचिन प्रांत, काचिन प्रांत न्यूज में था। काचिन प्रांत किसका है? म्यांमार का। यहाँ हुआ क्या है? म्यांमार सेना बनाम काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। तो ये जो म्यांमार है, ये कई सारे इसके जो म्यांमार में जो रूल करते हैं अभी अभी जैसे जो स्थायी राजनीतिक स्थायित्व तो नहीं है, सेना का राज चलता है। तो यहाँ पे जो कई सारे जो है ना ग्रुप चलते हैं, इधर वाला रीजन अलग, इधर वाला रीजन कोई अलग ग्रुप राज्य मतलब वो कर रहा है, शासित कर रहा है, इधर कोई अलग, इधर कोई अलग। तो इधर वाला जो काचिन द्वीप है, ये वाला रीजन, ये वाला काचिन है, ये जो आ रहा है ना कि काचिन प्रांत म्यांमार से बनाम काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। तो ये वाले रीजन के जो ग्रुप है, ये वाला रेबल ग्रुप है, ये जो है ना ये न्यूज में था, ये स्थायी सरकार की म्यांमार सरकार के बनाम की अपना स्वायत्तता की मांग कर रहा है। ये भी स्वायत्तता की मांग कर रहा है, यहाँ पे निर्जाति स्वायत्तता और संसाधन पर नियंत्रण करना चाहता है। कौन? काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी, म्यांमार बनाम काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। तो पता चला जैसे थाईलैंड में क्या न्यूज में था पता नहीं, पश्चिम पापुआ न्यू गिनी का इंडोनेशिया से अलग होना चाहता है, मिंडनाओ ये अलग होना चाहता है फिलीपींस में, है ना। काचिन प्रांत म्यांमार में ये अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहा है, मतलब कुछ हमको और वरीयता दो, कुछ संसाधन का नियंत्रण करो, मतलब अपने पास लेना चाहता है काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। थाईलैंड में तो अपना ये फिलीपींस में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट है। ये थोड़ा सा देखना, इनके आसपास के दो देशों को जरूर याद रख लेना, जैसे म्यांमार का हो गया अपना भारत में, और इधर चाइना हो जाता है, इधर बांग्लादेश हो जाता है, इधर थाईलैंड हो जाता है, और इधर लाओस हो जाता है। कितने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है, तो एक चीज थोड़ा सा पता करना चाहिए, है ना। फिर आ जाओ अफ्रीका में कौन कौन से रीजन न्यूज में थे। ये अपना हो गया अफ्रीका वाला रीजन, ठीक है। ये साहेल रीजन, साहेल क्षेत्र हर साल न्यूज में रहता है, इस साल भी न्यूज में है। यह माली, बुर्किना फासो और नाइजर। यहाँ पे गुट है, सरकारें बनाम जिहादी समूह, निजाती मिलिशिया। यहाँ पे देखिए राजनीतिक स्थिरता कभी नहीं रहती, लगभग हर बार कोई ना कोई समूह उठ के आ जाता है और सरकार को गिरा के खुद रूल करने लग जाता है। तो इसीलिए हमेशा न्यूज में रहते हैं। कारण क्या है? उग्रवाद, निजाती तनाव, अप्रभावी शासन, ये न्यूज में हमेशा ही बना रहता है। टिग्रे रीजन इथोपिया का टिग्रे रीजन, इथोपियाई सरकार बनाम टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, इसका राजनीतिक सत्ता संघर्ष, स्वायत्तता की मांग। यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे ये इथोपिया है, यहाँ पे दो ग्रुप शासन करते हैं। एक ग्रुप इधर है जिसको टिग्रे रीजन बोलते हैं, और एक दूसरा ग्रुप ये वाला पूरा रीजन है।
तो अभी तक क्या रहता था कि जो टिग्रे रीजन वाले पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिकल लीडर थे, वो लोग पूरे इथोपिया पर राज करते थे। तब तक अभी कोई समस्या नहीं थी। अब क्या हुआ कि जैसे इलेक्शन होते, मतलब लोकतंत्र है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, तो अब ये वाले रीजन के लोग सत्ता में आ गए हैं। अब इनको समस्या होने लगी है कि नहीं, अब तुम हमारा हमें अलग कर दो। तो हम शायद अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो यही है टिग्रे रीजन। इधर साइड वाला जो रीजन है इथोपिया का, नॉर्थ रीजन जो है वो टिग्रे रीजन में आता है। तो वो न्यूज में था, वो लोग अपने राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये है राजनीतिक संघर्ष, स्वायत्तता की मांग, TPLF, ये वो है टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, है ना। ठीक है, मोजाम्बिक भी न्यूज में था, जिसका काबो डेलगाडो रीजन क्या था, सरकार बनाम ISIS मोजाम्बिक, कारण इस्लामी उग्रवाद और संसाधनों का दोहन। फिर सूडान में दारफुर रीजन, हमेशा देखो जब सूडान, साउथ सूडान का जब बंटवारा हुआ था तो इसमें दारफुर रीजन था। ये तभी से अपना वो चल रहा है, इसमें संघर्ष है। तख्ता पलट के बाद की शांति, दारफुर रीजन तख्ता पलट सूडान में, साउथ सूडान में हुआ। तो अब क्या हुआ कि जो दारफुर रीजन था उसमें दोनों सूडान और साउथ सूडान का अपना वो चल रहा है। तो सेना बनाम नागरिक, नागरिक लोग, मतलब जो तो अलग था दारफुर रीजन, यहाँ पे सेना का संघर्ष, ठीक है। रैपिड सपोर्ट फोर्स बनाम विद्रोही समूह, कारण क्या है, सत्ता संघर्ष और जातीय हिंसा। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के न्यूज में था, तो ये मोरक्को बनाम पोलिसारियो फ्रंट, मोरक्को बनाम पोलिसारियो फ्रंट, क्षेत्र पर स्वतंत्रता संबंधी विवाद है। तो इसका एक आपको कहानी बताते हैं कि जो ये मोरक्को है, यहाँ पे पश्चिमी सहारा है ना, ये पश्चिमी सहारा है और ये मोरक्को है, और इधर अपना इधर वो है अल्जीरिया। तो ये क्या, इधर इधर वाला रीजन जो है मोरितानिया। तो जब यहाँ पे स्पेन लोग का राज था, ठीक है, ये जो स्पेन है, ये यहाँ पे इसका ही दोनों, ये उपनिषद था, मतलब उपनिवेश था सॉरी, उपनिवेश था। तो जब ये इनको इंडिपेंडेंट कर रहा था तो इसने दो देशों में डिवाइड किया था। ये वाला इधर दे दिया था मोरक्को को, इधर वाला मोरितानिया को, इधर वाला रीजन छोड़ दिया था। ये लोग भी अपना देश की मांग कर रहे थे, तो जब नहीं एक्सेप्ट किया तो ये अब, और इधर मोरक्को वाला रीजन बोलता है कि हमारा है, इधर ये बोला हमारा है, और ये खुद बोलता है कि हम अपना देश बनाएंगे, मतलब हम खुद एक देश है। तो ये जैसे ये मोरितानिया है, मोरितानिया तो ने तो अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है तुम एक देश हो, लेकिन मोरक्को ने बोल रहा है कि तुम देश नहीं हो, तुम हमारा रीजन हो। तो यही मोरक्को के संबंध में इसकी लड़ाई चलती रहती है, पश्चिमी सहारा की और मोरक्को की। फिर अपना यूरोप वाला रीजन, यूरोप में कौन सा डिस्प्यूटेड रीजन है, तो एक हो गया ट्रांसनिस्ट्रिया, मालडोवा जो अपना यूक्रेन के जस्ट नीचे है। तो इसमें क्या हुआ कि मालडोवा सरकार बनाम ट्रांसनिस्ट्रियन अलगाववादी रूस समर्थित है, ट्रांसनिस्ट्रियन अलगाववादी रूस समर्थित है, ये मालडोवा सरकार को गिराना चाहता है ना। ट्रांसनिस्ट्रिया अलगाववादी रीजन, 1990 में जो स्वतंत्रता की घोषणा, जब 1990 में SSR का विघटन हुआ था तभी मालडोवा भी बना था। तो ये मालडोवा में ये ट्रांसनिस्ट्रियन अलगाववादी विद्रोही समूह है, जिसे रूस समर्थित करता है, और ये लोग अपने स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, वहां भी स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। बास्क कंट्री, स्पेन को बास्क कंट्री भी बोलते हैं। तो स्पेनिश सरकार बनाम बास्क होमलैंड एंड लिबर्टी, तो ये लोग अपना अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। जो बास्क लोग है ना, अलग देश ही बनाना चाहते हैं, स्पेन से अलग होना चाहते हैं। तो यही है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। ये थोड़ी छोटी सी न्यूज़ है जो न्यूज़ में चल रही होती है, तो आप लोग को ये थोड़ा न्यूज़ देख लेना है। मेन इसमें कौन सा देश के अगल बगल पड़ोसी देश कौन है, कौन सा वाटर बॉडी डिश ये लोग अपना शेयर करते हैं, ये थोड़ा सा इनको देखना है, बाकी तो ठीक है। साइप्रस, साइप्रस आपको पता ही होगा, मध्य महासागर जो मेडिटेरियन सी जो है उसके बीच में, उधर टर्की के जस्ट नीचे है, और अपना वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया के जस्ट वेस्ट में है। तो ग्रीक साइप्रट बनाम तुर्की साइप्रट, तो जो साइप्रस देश है यहाँ पे है ना, तो ये
कुछ रीजन जो है तुर्की इस पे अपना कब्जा करता है साइप्रस में, और कुछ रीजन ये ग्रीस करता है। तो वही ये न्यूज में बना रहता है, अक्सर न्यूज बना रहता है साइप्रस। ये है साइप्रस, इसमें ग्रीक साइप्रट और इधर तुर्की साइप्रट। 1974 से जातीय और राजनीतिक विभाजन चल रहा है। ये कैटालोनिया स्पेन का, स्पेन में दो रीजन है, एक ट्रांसनिस्ट्रिया भी देखे ना हम लोगों ने, ये बास्क कंट्री देखा, और दूसरा ये कैटालोनिया स्पेन। स्पेनिश सरकार बनाम कैटलन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये लोग भी अपना स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। मतलब स्पेन 3 देश बनने के लिए बात कर रहा है, एक स्पेन हो जाएगा, एक बास्क कंट्री हो जाएगा, एक कैटालोनिया। तो यही इनको चलता रहता है। चेचन्या, रूस में चेचन्या रीजन, रूसी सरकार बनाम चेचन अलगाववादी। स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, एक धार्मिक उग्रवाद है, ठीक है। इधर फिर दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया जॉर्जिया में, जॉर्जिया आप लोगों को पता है, जॉर्जिया जस्ट नीचे उसे अर्मेनिया, इधर अजरबैजान, जॉर्जिया की सीमा ब्लैक सागर से लगती है, उधर रसिया से लगती है ना। तो ये जॉर्जिया सरकार बनाम रूस समर्थित अलगाववादी यहाँ भी चल रहा है। स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहते हैं, रूस का प्रभाव यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा ऐसे न्यूज में है, पश्चिमी एशिया के कुछ कुछ एरिया न्यूज में है, उसको आप देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लो। अपन यमन गृह युद्ध चल रहा है, यमन में जैसा है ना कि सऊदी अरेबिया के जस्ट नीचे यमन है, उधर ओमान है, इधर यमन है। तो यमन में क्या है कि कुछ शिया लोग रहते हैं, कुछ सुन्नी लोग रहते हैं। जो शिया लोग, शिया मुस्लिम है, उनको अपना जो ईरान है वो समर्थित करता है, और वो चाहता है कि शिया लोग का शासन रहे। अगर सुन्नी लोग हैं, सुन्नी को सऊदी अरबिया वो समर्थित करता है, वो सोचता है कि सुन्नी लोग सरकार में रहे। क्योंकि जो सऊदी अरबिया है वो सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, ईरान में शिया मुस्लिम रहते हैं। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने धर्म के, अपने अपने जो वो रिलीजन है कास्ट के आधार पर ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हमारा दबदबा रहे, तो इसलिए यहाँ पे न्यूज में था। तो हूती विद्रोही कौन है? सुन्नी, ये शिया वाले है। समूह बनाम यमन सरकार, यमन सरकार का मतलब है यहाँ पे सुन्नी सरकार अभी है, ठीक है। तो ये सऊदी अरब समर्थित है। हूती विद्रोही जो है ना, ये शिया वाले हैं, ये जो है ईरान समर्थित है ना, ये ईरान समर्थित है। और ये यमन सरकार अभी जिसके है सुन्नी सरकार। तो ये दोनों आपस में सत्ता संघर्ष के लिए लड़ते रहते हैं, राजनीतिक सत्ता संघर्ष है ना। ये अब आ गया 17वां, अपन देख लो, कुर्द तुर्की संघर्ष। तो कुर्द लोग कौन है? अपना जो 5 देश है यहाँ पे, तुर्की, अजरबैजान, ईरान, इराक, इधर सीरिया वाला रीजन थोड़ा सा। तो यहाँ 5 देशों के जो इधर हम दिखाते हैं, मैप में देखते हैं, मैप में ये वाला रीजन, यहाँ पे ये वाला रीजन पूरा तुर्की, सीरिया, ईरान, अजरबैजान, ये वाले रीजन पे कुर्द लोग रहते हैं। ये अपना देश बनाने की मांग करते हैं। ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है। लोग अपने देश की मांग कर रहे हैं, और इनका इतिहास पढ़े तो समझ आएगा कि क्या बात है। तो यहाँ पे तो ये कुर्द लोग जो है अपने देश की मांग कर रहे हैं, तो बीच बीच में ये लोग उग्र भी हो जाते हैं। तो ये जो है इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तो यहाँ पे इनकी यही थोड़ा सा लड़ाई चलती रहती है, इसलिए न्यूज में बना रहता है ना। बाकी थोड़ा सा उसके आसपास के देश को देख लेना। तुर्की बनाम कुर्द समूह, कुर्द स्वायत्तता की मांग, तुर्क की सुरक्षा संबंधी चिंताएं। लाल सागर और हूती, लाल सागर और हूती, तो ग्रुप क्या है? हूती विद्रोही समूह। हूती मुख्य रूप से यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है ना। हूती जो है शिया मिलिशिया जो ईरान समर्थित है। बनाम सऊदी अरब, सऊदी अरब अमीरात। कारण क्या है कि लाल सागर पर नियंत्रण, क्योंकि लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बाबल मंडेब है ना, बाबल मंडेब जो जलडमरू मध्य है, इसको ध्यान रखना। वैश्विक व्यापार विशेषकर तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ना बाबल मंडेब। उधर आप आ जाता है ओमान की यमन की खाड़ी, उधर आ जाता है लाल सागर, तो बीच में रहती बाबल मंडेब। तो वहाँ पे बाबल मंडेब की जस्ट यमन की खाड़ी जो है, तो वहाँ पर सोमालिया रीजन और सोमालिया हूती वाले, ये जो किसी भी कभी चाह जाता है उसको लूट लेते हैं। तो इसलिए न्यूज में था। भारत का ऑपरेशन संकल्प इसी में है। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया है। फिर अपन ये हो गया। अब इसमें आता है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल, मतलब कौन सी चीज न्यूज में थी और उससे संबंधित रीजन क्या है। तो ये अपन इजराइल तो न्यूज 2-3 साल से बना ही हुआ है।
इसराइल इसराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इसराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। यहाँ पे यरूशलेम है ना, ये यरूशलेम। घोषित राजधानी, वस्तु स्थिति विवादित, परंतु जो ये राजधानी है विवादित है। भारत जो इसराइल की राजधानी है यरूशलेम नहीं मानता है। यहाँ पे एक राजधानी क्षेत्र है उसको मानता है, बाबल करके कुछ है ना, देखते हैं अभी। तेल अवीव है, तेल अवीव है। कई देश तेल अवीव को राजनयिक राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं। भारत भी इसकी तेल अवीव को ही राजधानी मानता है इसराइल की, क्योंकि अमेरिका जो है वो यरूशलेम को मानता है। संदर्भ क्या था न्यूज में, क्या था कि इसराइल ने गाजा में इरेज क्रॉसिंग, देखो है ना गाजा स्ट्रिप है, ये है गाजा, ठीक है, ये वाला इरेज क्रॉसिंग है, और यहाँ पे एक है राफा क्रॉसिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि इरेज क्रॉसिंग किसको किन दो देशों को जोड़ती है, तो फलस्तीन और गाजा स्ट्रिप और इसराइल को। जैसे राफा क्रॉसिंग जो है मिस्र को, और ये गाजा स्ट्रिप को, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है ताकि दूसरे देशों द्वारा गाजा पट्टी में और अधिक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। अब स्थिति क्या है कि इसराइल मध्य पूर्व में स्थित एक, मतलब जो एशिया है ना, वेस्ट एशिया का एक देश है। स्थलीय समूह किसके साथ साझा होती है? उत्तर में लेबनान के साथ और पूर्वोत्तर में सीरिया के साथ। उत्तर में लेबनान, पूर्वोत्तर में सीरिया। जॉर्डन जो है पूर्व में है, पूर्व में इसके जॉर्डन है जो इसकी प्राकृतिक सीमा बनती है किसके साथ, वो जॉर्डन रिवर बनाती है। और दक्षिण में मिस्र है ना, जो लेबनान के साथ इसकी सीमा होती है, साझा होती है, उसको ब्लू लाइन भी बोलते हैं। अभी आगे आएगा ये जो है ना, इसको ब्लू लाइन, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है लेकिन ये दो देश आपस में संधि कर, ये आ गया, यही तो है ब्लू लाइन, है ना। इसमें क्या है कि लेबनान और इजराइल के बीच ब्लू लाइन सीमा पर बढ़ते तनाव के बारे में चेतावनी दी है। तो ब्लू लाइन क्या है, तो इजराइल और लेबनान के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है ना, वैसे इंटरनेशनल कोई लाइन नहीं है, तो ब्लू लाइन ही इनके बीच सीमा निर्धारित करती है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में निर्धारित किया था। ब्लू बैरल से बनी है यह लाइन भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में गोलन हाइट तक फैली हुई है। ये ब्लू रीजन, ये ठीक है ना, ये ब्लू लाइन, इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये यहाँ भी देख लो, यूनाइटेड नेशन डिटरमिनेटेड ब्लू लाइन, इजराइल और लेबनान के बीच में, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। फिर आता है जॉर्डन। जॉर्डन के बारे में क्या न्यूज़ है, ये जॉर्डन, यहाँ पे इसके थोड़ा सा देख लो, ये डेड सी जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। फिर इधर आता है सी ऑफ गलीली भी है, ये सी ऑफ गलीली है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, ये डेड सी है, और यहीं से जॉर्डन रिवर बहती है ना, ये जॉर्डन रिवर भी यहीं से बहती है, ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ये न्यूज में क्या था कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया कि जो कुष्ठ रोग है, इसलिए जॉर्डन ने कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। सीमावर्ती देश कौन से इसके कि सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक। इसके वैसे देखो जॉर्डन के उत्तर में कौन सा है, उत्तर में हो गया इराक, वो सीरिया और इराक। दक्षिण में कौन है जॉर्डन के, सऊदी अरब हो गया। इधर कौन सा है, देखो सीरिया और इराक कहाँ है, उत्तर वाले रीजन में है। सऊदी अरब जो है ये दक्षिण पूर्व वाले रीजन पे है। इजराइल इसके वेस्ट में है। फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन वाला कोई देश नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा वेस्ट बैंक वाला रीजन जो है फिलिस्तीन का ऐड होता है। सीमावर्ती जल निकाय कौन सा है, तो जॉर्डन नदी और मृत सागर, अकाबा की खाड़ी, ये है अकाबा की खाड़ी। ध्यान रखना दोस्तों कि जो जॉर्डन है ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ये अकाबा की खाड़ी से थोड़ा सा अपनी सीमा साझा करता है, जैसे इजराइल भी अपनी सीमा थोड़ा सा यहाँ पे साझा करता है गल्फ ऑफ अकाबा से, है ना, तो ध्यान रखना। फिर आ जाओ अपना आर्मेनिया, राजधानी कौन सी है, आर्मेनिया की राजधानी कौन सी है, एरेवान। आर्मेनिया की राजधानी कौन सी है, एरेवान। ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में आर्मेनिया ने फिलिस्तीन की आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। आर्मेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की, जो फिलिस्तीन है आर्मेनिया ने उसको एक देश माना है।
है ना। आर्मेनिया कौन सा है? फिलिस्तीन, जो अजरबैजान के जस्ट बगल में है आर्मेनिया, है ना। तो ये इसकी स्थिति क्या है कि यह ट्रांसकेशिया क्षेत्र का एक स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड देश है। ट्रांसकेशिया काकेशस पर्वत के दक्षिण में स्थित घनी आबादी वाला थे। ट्रांसकेशिया क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो काकेशस पर्वत है उसके जो दक्षिण वाला रीजन है उसको ट्रांसकेशिया बोला जाता है। तो रूल में क्यों था कि जो आर्मेनिया है वो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देता है। स्थलीय सीमा क्या है कि इसकी सीमा अजरबैजान तुर्की नक्शिवन ऑटोनोमस रिपब्लिक अजरबैजान का क्षेत्र जॉर्जिया और ईरान से होती है। आर्मेनिया की सीमा किससे लगती है? उधर ऊपर चले जाओ तो अपन इससे जॉर्जिया से लगती है, पश्चिम पूर्व में चले जाओ तो अपन अजरबैजान से लगती है, पश्चिम में चले जाओ तो टर्की से लगती है, नीचे आता होती है तो ईरान से लगती है। इधर है ना किसके? अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया, नक्शिवन हो गया और जॉर्जिया और ईरान। ठीक है। नगोर्नो काराबख रीजन हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा था। ये क्या था कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का विवादित क्षेत्र है नगोर्नो काराबख रीजन। इराक में क्यों था? इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। ये है इराक की इधर सीरिया, इराक किसके सीमा साझा करता है? इधर सीरिया से, इधर टर्की से, सीरिया से, इधर ईरान से और इधर सऊदी अरेबिया से, इधर जॉर्डन से, इधर कुवैत सिटी से। मतलब कितने? 1 2 3 4 5 3 2 5 6 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ऊपर कौन हो गया? टर्की और सीरिया, दक्षिण में हो गया सऊदी अरेबिया, इधर हो गया कुवैत हो गया, इधर ईरान हो गया, इधर जॉर्डन और सीरिया हो गया। जॉर्डन के साथ भी सीमा साझा करता है, ध्यान रखना, जॉर्डन के साथ और सीरिया के साथ। ऊपर टर्की के साथ, इधर ईरान के साथ, इधर कुवैत के साथ, इधर सऊदी अरबिया के साथ इराक जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो न्यूज में क्यों था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन उनामी को समाप्त करने की मंजूरी दी है। इसकी प्रादेशिक सीमाएं इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, पश्चिम में सीरिया एवं जॉर्डन तथा दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत स्थित है। समुद्री सीमा क्या होती है? इसकी समुद्री सीमा फारस की खाड़ी से लगती है। ये ध्यान रखना कि इराक है लैंडलॉक कंट्री नहीं, यहाँ पे इसकी छोटी सी सीमा साझा होती है गल्फ ऑफ पर्सिया से, पर्सिया की खाड़ी से थोड़ा सी अपनी सीमा साझा करता है। तो ईरान देख रहे थे, ईरान में क्या है? ईरान, इसकी राजधानी क्या है? तेहरान। न्यूज में क्यों था? तो ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। आप मैंने सुना था जैसे करंट अफेयर्स में 2 महीने पहले ऐसा है ना कि उसकी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गई थी, तो उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। क्रैश हुई थी, क्रैश करवाया गया था, तो ये तो उसकी खुफिया एजेंसी जाने। बट ठीक है। आप मतलब ये ईरान किस देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर में अपन देखते हैं तुर्कमेनिस्तान, इधर आ जाओ तो अजरबैजान, इधर आर्मेनिया, इधर तुर्की। 3 देश, 1 2 3 देश उत्तर में हो गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों पश्चिम में हो गए, मतलब पूर्व में हो गए। इराक बस 1 2 3 4 5 6 देश इसके साथ साझा करते हैं। एक चीज आप कंफ्यूज नहीं होएगा, ये है कुवैत, ये है कुवैत। तो कुवैत से इसकी सीमा साझा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे छोटा सा बिंदु है जो ये इससे इराक जो है ये पर्सिया की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इराक जो है ये ईरान जो है ये इसके साथ सीमा साझा नहीं करता, कुवैत के साथ सीमा साझा नहीं करता, है ना। समुद्री सीमा किसके साथ? तो समुद्री सीमा एक पर्सिया की खाड़ी, इधर एक ओमान की खाड़ी। ये समुद्री सीमा फारस की खाड़ी और एक ओमान की खाड़ी। अब समुद्री सीमा बहरीन के साथ साझा करता है, कुवैत के साथ, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया से लगती है। तो ये समुद्री सीमा है। मेन जो स्थल सीमा है 6 देशों के साथ ही लगती है। किसके साथ? इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान एंड देन तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 3 3 3 3 6 7 देशों के साथ सीमा साझा होती है। फिर आता है उज्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि सेंट्रल एशिया में एक ऐसा देश है जो
सेंट्रल एशिया के सभी देशों से कनेक्ट है। ये उज्बेकिस्तान, इसकी सीमा ऊपर कजाकिस्तान से लगती है, कजाकिस्तान, इधर ज़्यादा तो किर्गिस्तान से लगती है, इधर ताजिकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 सेंट्रल एशिया में कंट्री आते हैं। तो 5 के पांचों देशों से इसकी सीमा साझा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, मतलब ये डबल लैंड लॉक कंट्री, ध्यान रख रहे हैं, ये डबल लैंड लॉक कंट्री। डबल लैंड लॉक कंट्री कौन होती है? ऐसी कंट्री जिसके साथ सीमा साझा करने वाले देश भी लैंड लॉक हो। यानी कि अगर आप तुर्कमेनिस्तान को देखो, ये भी अपने आप में लैंड लॉक कंट्री है, कजाकिस्तान ये भी अपने आप में लैंड लॉक कंट्री है, किर्गिस्तान ये भी लैंड लॉक कंट्री है, ताजिकिस्तान भी है और अफगानिस्तान भी है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। उज्बेकिस्तान इसे न्यूज में क्यों था? तो भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीकी आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। भौगोलिक अवस्थिति क्या है कि यह मध्य एशिया का डबल लैंडलॉक देश है। इसका अर्थ है कि इसके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक यानी भूआबद्ध है। इसके सीमावर्ती देश कौन है? तभी हम लोगों ने देखा, इसके 5 सीमावर्ती देश है। उधर कजाकिस्तान, पूर्व में आ जाए तो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, दक्षिण में आ जाओ तो अफगानिस्तान, और इधर पश्चिम में आ जाओ तो उधर कजाकिस्तान हो ही, और एक हो जाता है तुर्कमेनिस्तान। 6 देशों के साथ सीमा साझा करता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। 5 देश, 1 2 3 4 5 देश के साथ सीमा साझा करता है। सबको याद रखने कौन कौन से, माइंड मैप बना के रखना है, याद करने की जरूरत नहीं है कितने देश है, कौन कौन से देश है, उस माइंड मैप रहेगा तो आपको बता रहे। जैसे मैं अभी बताना चाहूँ तो क्या, ऊपर उत्तर में कजाकिस्तान हो गया, इधर पूर्व रीजन में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है, फिर दक्षिण वाले रीजन में अफगानिस्तान है और इधर वाले में तुर्कमेनिस्तान है। बस 5 देश है। तो ये चीज आपको ऐसे माइंड मैप बना के रखना है, ना कि याद करना। याद करोगे तो कितने देश याद, सारा 200 करीब कंट्री है, कितने याद करोगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी संयुक्त राज्य अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी है। ये है अपना यूएई, इसकी राजधानी अबू धाबी है, ये है ना। तो इसके न्यूज में क्यों था कि अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया। मतलब अरब कंट्री में किसी के पास अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। जैसे भारत में कितने हैं, करीब 21-22 है ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो अभी संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। अरब जगत में भी किसी की कंट्री में नहीं है, जैसे सऊदी अरब या मनोमान, कुवैत, बहरीन, मनामा, इनमें किसी में नहीं। तभी सऊदी अरब में पहली बार, यहाँ पे पर यूएई में पहली बार गया, तो इसलिए ठीक है, वहाँ पे न्यूज में है। समुद्री सीमा किसके साथ साझा करता है? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। ओमान की खाड़ी इधर हो गई पश्चिम पूर्व रीजन में, पश्चिम रीजन में अरब की फारस की खाड़ी हो गई, तो उसको ध्यान रख लेना, ठीक है। ये ऐसे सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं? तो दक्षिण में और पश्चिम में यूएई हो गया, सऊदी अरब, और इधर उत्तर में भी और इधर दक्षिण में भी ओमान हो गया। ध्यान रखना ओमान के एक रीजन यहाँ भी है, ठीक है, ये ओमान का रीजन है। तो ये ध्यान रखना कि इसके उत्तर में भी ओमान ही है, इसीलिए इस खाड़ी का नाम ओमान की खाड़ी पड़ा है, क्योंकि तो ये और एक ये है ना। तो ओमान का रीजन यहाँ भी है और एक छोटा सा एरिया यहाँ पे भी है। थाईलैंड के देखते हैं, थाईलैंड के न्यूज में था। तो थाईलैंड की सीनेट ने समलैंगिक विवाह को वैध करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। नहीं, ये दुनिया का पहला कंट्री जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है। स्थलीय सीमा, इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा पर म्यांमार, ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम सीमा पर म्यांमार है, पश्चिम सीमा पे उत्तर पूर्व सीमा में और पूर्व सीमा में कौन है? लाओस है, और दक्षिण पूर्व सीमा में कंबोडिया हो जाएगा, और इधर मलेशिया हो जाएगा, ये मलेशिया हो जाएगा। ये मलेशिया वाला रीजन हो गया, म्यांमार वाला रीजन हो गया, लाओस वाला रीजन हो गया, कंबोडिया वाला रीजन हो गया, MLC, है ना। इसके उत्तर पश्चिम सीमा पर म्यांमार हो गया, पूर्वी सीमा पर अपना कंबोडिया हो गया, उत्तर पूर्व सीमा पर लाओस हो गया और मलेशिया। 4 कंट्री थाईलैंड से सीमा साझा करते हैं। जल निकाय कौन सा है? तो अंडमान सागर, ये वाला रीजन अंडमान सागर का हो गया, और थाईलैंड की खाड़ी, ये वाली थाईलैंड की खाड़ी है ना। तो दो
एरिया से। मैं इसके पहले हमने आपको ये बताया था कि ये इस्थमस कहलाता है, यहाँ अक्रा कैनाल यहाँ से प्रपोज की गई है, अभी चाइना ने किया है कि मतलब बनाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। और न्यूज में क्या था कि समलैंगिक विवाह को इसने मंजूरी दी, यहाँ की संसद ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। लाओपीडियार या लाओस, इसकी राजधानी कौन सी है? वियंतियन, ये ध्यान रखना, ये है लाओस, इसकी राजधानी है वियंतियन। इसकी जो अब इसको मेन देख लो, ये एक स्थलबद्ध देश है, ठीक है, ये एक स्थलबद्ध देश है। और यहाँ पे याद आ जाओ तो इसके इधर वियतनाम सीमा साझा करता है, इधर चाइना की सीमा भी इसके साथ लगती है, इधर म्यांमार की सीमा साझा होती है, इधर थाईलैंड की सीमा साझा होती है, और नीचे इधर से नीचे आओगे तो यहाँ पे कंबोडिया की सीमा साझा होती है। तो कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5, 5 देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। चीन हो गया उत्तर में, उत्तर पूर्व में अपन आ गया वियतनाम हो गया, फिर कंबोडिया हो गया, दक्षिण इधर साइड थाईलैंड हो गया, दक्षिण में कंबोडिया, इधर म्यांमार हो गया। तो ये 5 देश, 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये एक स्थलबद्ध देश है, ध्यान रखना। न्यूज में क्यों था लाओस? तो भारत और लाओपीडीआर के प्रधानमंत्रियों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की है। ये तो हो गया, उतना न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो देश को ध्यान रखना, उसके आसपास लगे देश, और बस यही उसको ध्यान रखना थोड़ा सा। फिलीपींस के बारे में देख लो, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ये मनीला, मनीला ये वाला कौन सा आइलैंड है? लुजोन आइलैंड, ये है लुजोन आइलैंड। ये वाला कौन सा है? मिंडनाओ आइलैंड है, मिंडनाओ है। ये न्यूज में क्यों था कि हाल ही में फिलीपींस के राजदूत ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण पूर्व एशिया देशों की विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी जो भारत की अपनी स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल है, रसिया और भारत ने मिलकर बनाया है, तो इसको अभी फर्स्ट स्टेप अब फिलीपींस को जा चुकी है, यानी कि हम भी अब डिफेंस एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं, जिनमें से फिलिस्तीन जो है पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लिया। अभी इंडोनेशिया से बात चली है, शायद जो अपना गणतंत्र दिवस था तो इसमें इंडोनेशिया भी शायद ब्रह्मोस मिसाइल लेने की बात कही है, तो शायद वो दूसरा कंट्री हो सकता है। जल निकाय की बात करें तो इसके पूर्व में फिलीपीन सागर और दक्षिण में सिलेबस सागर, ये है अपना फिलीपींस। तो ये वाला दक्षिण में से कौन सा सागर है? सिलेबस सागर। ये वाला कौन सा सागर है? फिलीपीन सागर। ये वाला साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ये वाला सुलू सागर, सुलू सागर। देखिए कितने सागर इसके साथ सीमा साझा करते हैं? प्रशांत महासागर का ये कौन सा है? फिलीपींस सागर। ये वाला दक्षिण चीन सागर। और अपना ये हो गया सुलू सागर। फिर आ गया अपना मॉरिशस, मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस ये है अपना मॉरिशस, एक बार देख लो, ये है मॉरिशस, इसका एक एरिया ये भी है। टागोस आर्किपेलागो जो है ये भी मॉरिशस का ही है। ध्यान एक ये बात देना कि जो चागोस आर्किपेलागो है, यहाँ पे एक ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, जो कि अभी भी यूके के कंट्रोल में है ना। और यहाँ पे यूएसए का मिलिट्री बेस है, उसने लीज पर दे रखा 30 साल के लिए। तो ये बात ध्यान रखा, जो चागोस आर्किपेलागो है ये तो मॉरिशस के कंट्रोल में है, लेकिन ये दक्षिणी भाग में डियागो गार्सिया है जो अभी भी यूके के कंट्रोल में है ना। तो मेन न्यूज पे क्या था कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र जैक मॉरिशस में खोला गया। इसकी अवस्थिति क्या है? मॉरिशस हिंद महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है, ठीक है। यह मेडागास्कर के पूर्व में, ये है मेडागास्कर अपना, इसके पूर्व में, और अफ्रीका के दक्षिण पूर्व, ये है अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व तटी पर स्थित है। इसके पड़ोसी देश में रीयूनियन द्वीप फ्रांस का है,
ये है अपना, ये इधर साइड, ये जस्ट ये वाला रियूनियन है फ्रांस का, ये रियूनियन फ्रांस का इसका पड़ोसी देश है। और उत्तर पश्चिम में सेशेल्स, उत्तर उत्तर पश्चिम में ये क्या है, सेशेल्स, ये सेशेल्स है, तो इसके पड़ोसी देशों में। चागोस द्वीप समूह, अभी हमने जस्ट बताया ना, चागोस द्वीप समूह जो है वो यूके कंट्रोल में था, लेकिन उसने अभी मॉरिशस को दिया है। क्या है न्यूज में कि यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ने इस द्वीप समूह को की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी। इसकी अवस्थिति क्या है कि यह द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है और यह मालदीव के दक्षिण में स्थित है। ये अपना मालदीव है, ये अपना लक्षद्वीप है, और ये अपना चागोस आर्किपेलागो, ये वाला रीजन दक्षिण में है। ये देखो डियागो गार्सिया बोला था ना, ये वाला रीजन डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया अभी भी यूके के कंट्रोल में है। और यूएस को यूके ने 30 साल की लीज पर दे रखा है। यूएस ने यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है ताकि हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बनाए रखे। ठीक है, तो ये हो गया। रवांडा के बारे में, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये हो गया युगांडा, ये हो गया रवांडा, ये हो गया बुरुंडी। तो युगांडा के ये है लेक, कीव लेक, कीव लेक तो ठीक है, युगांडा, रवांडा और डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, ये इसके साथ सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में लोग देखते न्यूज में क्यों था। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की संसद ने रवांडा सुरक्षा शरण आव्रजन विधेयक पारित किया। रवांडा सुरक्षा शरण और आव्रजन विधेयक पारित किया। यह विधेयक यूनाइटेड किंगडम के आव्रजन अधिकारियों को जनवरी 2022 के बाद गैर कानूनी रूप से यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों को रवांडा निर्वासित करने की शक्ति दी है। जो लोग यूके में इलीगली घुसे हैं उन लोगों को यूके सबको रवांडा भेजेगा। ये मेन एक कानून संसद ने वहां से पास किया, वो ये है मेन। अवस्थिति क्या है रवांडा की, रवांडा के रवांडा जो है मध्य पूर्व अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है, यानी कि एक लैंडलॉक कंट्री है। और यहाँ इसके जस्ट ऊपर जो है ना युगांडा, यहाँ से भूमध्य रेखा जाती है, केन्या मिलती है, उधर सोमालिया मिलती है। तो ये वाली भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे स्थित है और ये एक स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। देख रहे हैं इधर से इसको तजाकिस्तान हो गया, इधर बुरुंडी हो गया, इधर युगांडा हो गया, इधर डीआरसी हो गया। 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है, युगांडा, बुरुंडी, इधर डीआरसी और इधर तंजानिया। 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और कीबू झील जो है, ये है कीबू झील। कीबू झील जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ पश्चिमी सीमा पर स्थित रवांडा के कीबू झील है ना, कीबू झील। फिर आता है टोगो, ये अपन घाना, ये घाना के जस्ट बगल में टोगो, यहाँ पे है बेनिन। यही जो है न्यूज में, इधर बुर्किना फासो, इसकी सीमा किसके साथ, जैसे अगर मुझे टोगो की सीमा साझा किसके साथ होती है, उत्तर बुर्किना फासो, पश्चिम में घाना, और ये बेनिन। यही वही घाना है जो अपन लोग अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें प्लेसर निक्षेप, सोने के प्लेसर निक्षेप जो यहाँ पे मिलते हैं, तो यहीं पे आता है। तो अवस्थिति क्या है कि पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ये अफ्रीका, ये वाला रीजन जो है पश्चिमी अफ्रीका कहलाता है ना। इसकी सीमाएं किसके साथ साझा होती है, तो घाना के साथ पश्चिम में, उत्तर पूर्व में बेनिन के साथ, उत्तर में बुर्किना फासो के साथ। बुर्किना फासो, घाना और इधर ये अपना बेनिन हो गया। जल निकाय किसके साथ सीमा साझा करता है, तो गिनी की खाड़ी, ये अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है, गिनी की खाड़ी, उसके साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। फिर आ जाओ अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, डीआरसी के बारे में। इसकी राजधानी कौन है, किंशासा। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ध्यान दे रहे, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी ये छोटी सी एरिया में ये अटलांटिक महासागर के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ध्यान रखना। तो भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। डीआरसी और भारत के मध्य रक्षा मंत्रालयों की सचिव स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। इनकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये उप सहारा अफ्रीका, देखो ये वाला उधर साहेल रीजन से ऊपर सहारा रीजन कहलाता है, इधर नीचे वाला रीजन उप सहारा रीजन कहलाता है। यही है कि ये उप सहारा रीजन क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। साथ ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये अगर देखा जाए तो उप सहारा रीजन का सबसे बड़ा देश है। अगर पूरे अफ्रीका की बात किया जाए तो अल्जीरिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा देश अफ्रीकी महाद्वीप का। ठीक है, इसकी प्रादेशिक सीमा जो है इसकी 9 देशों के साथ सीमा साझा होती है। इसकी स्थलीय सीमा कुल 9 देशों के साथ साझा होती है, इसको आपको रखना है। ठीक है,
मतलब ये इतना नहीं तो ध्यान देना कि कैसे, मैं जैसे मुझे याद है, अगर मैं ऐसे बताऊं, उधर इधर कौन सा देश हो जाएगा, उधर सेंट्रल अफ्रीका हो जाएगा, उधर सूडान हो जाएगा, इधर आ जाओगे तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। ये देखो है ना, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान हो गया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। इधर आ जाओ तो जाम्बिया, इधर तंजानिया, फिर अंगोला, इधर डीसी, रिपब्लिक ऑफ कांगो, आरसी जो है। तो 9 देशों के साथ सीमा अपनी साझा करता है ना। तो ये ध्यान आप लोग रखना। फिर समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर के साथ, ये है ना, अटलांटिक महासागर छोटी सी सीमा यहाँ पे साझा करता, नहीं कि लैंड लॉक कंट्री नहीं है डीआरसी। फिर आता है घाना। ये घाना भी हम लोगों ने देखा था, जस्ट टोगो के जस्ट बगल में घाना ही तो था। घाना के ऊपर जस्ट बुर्किना फासो, ये है घाना। घाना, घाना के जस्ट ऊपर नॉर्थ में बुर्किना फासो, इधर कोट दी आइवरी, इधर टोगो। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। जलीय निकाय के देखो तो ये गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है। गिनी की खाड़ी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे गिनी देश, ये बड़ा छोटका सा देश जो है गिनी है, इसी के नाम पर इसको गिनी की खाड़ी कह देते हैं, है ना। तो इसकी सीमा किसके साथ साझा होती है, तो बुर्किना फासो, टोगो और कोट दी आइवर, ठीक है। इसकी समुद्री सीमा किसके साथ होती है, अटलांटिक महासागर के साथ। न्यूज में क्यों था तो हम बता ही दिए। क्या नहीं, भारत और घाना अकरा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। भौगोलिक अवस्थिति गिनी की खाड़ी पर स्थित एक पश्चिम अफ्रीकी देश है, ठीक है। घाना के बारे में इतना ही। बाकी माली के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये है अपना माली। माली के जस्ट नीचे है बुर्किना फासो, इधर है नाइजर, और इधर है अल्जीरिया, और इधर है मोरिटानिया, और इधर सेनेगल, इधर गुयाना, इधर कोट दी आइवरी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये ऊपर अल्जीरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, ध्यान रखना। तो ये 7 देशों के था। उधर अल्जीरिया, ये अल्जीरिया मतलब उधर, मतलब ये मैं बोलना चाह रहा था कि माली जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, उसकी सीमा उधर भूमध्य सागर से नहीं लगती, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इधर अल्जीरिया, इधर नाइजर, इधर बुर्किना फासो, इधर कोट दी आइवोर और गिनी, सेनेगल, इधर मोरिटानिया, इतने देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। आवश्यक क्या है कि पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थलबद्ध देश है। इसकी सीमाएं तो अल्जीरिया के साथ, नाइजर के साथ, बुर्किना फासो के साथ, कोट दी आइवर एवं गिनी, पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया के साथ सीमा साझा करता है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र साहेल क्षेत्र में स्थित है। माली जो है साहेल रीजन में आता है। साहेल उत्तर में शुष्क सहारा मरुस्थल का, दक्षिण में आर्द्र सवाना की पेटी के मध्य संक्रमण का। देखो जैसे ऊपर वाला रीजन क्या, अफ्रीका का शुष्क सहारा स्थल, नीचे वाला क्या है जो भूमध्य रेखा के आसपास है, वो आर्द्र सवाना। ये आर्द्र सवाना, शुष्क शुष्क सहारा, उसके जो बीच वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोला जाता है साहेल रीजन, है ना, उसको बोला जाता है साहेल रीजन। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। जाम्बिया है कहाँ, ये है जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। इसकी देश कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, इधर डीआरसी के साथ, इधर तंजानिया के साथ, इधर माली नहीं, मलावी के साथ, इधर जिम्बाब्वे के साथ, और बोत्सवाना के साथ भी सीमा साझा करता है, नमीबिया के साथ और अंगोला के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री के साथ ये सीमा साझा करता है। इसकी सीमा तंजानिया के साथ लगती है, देखो इधर साइड तंजानिया के साथ। फिर पश्चिम में आ जाओ मलावी के साथ पूर्व में, दक्षिण पूर्व में आ जाओ तो मोजाम्बिक के साथ, ठीक है। मोजाम्बिक के साथ ये वाला मोजाम्बिक के साथ, ये मलावी के साथ, और ये तंजानिया के साथ, ये जिम्बाब्वे के साथ, ये जिम्बाब्वे के साथ, बोत्सवाना के साथ छोटी सी सीमा साझा होती है। फिर नमीबिया के साथ भी सीमा साझा होती है यहाँ वाले रीजन पे। फिर अंगोला के साथ भी सीमा साझा होती है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ भी सीमा साझा होती है। इसको ध्यान रखना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट था। इसने क्या किया है, हाल ही में जाम्बिया भारत संयुक्त स्थायी सहयोग आयोग का 6ठा सत्र लुसाका में आयोजित किया गया। यह दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भू आबद लैंड लॉक कंट्री है। जाम्बिया एक लैंड लॉक कंट्री है। यहीं पे तो हम लोगों ने वो पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे देखेंगे कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक नदी जाती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की नदी में जाम्बेजी नदी, ये ऐसे होकर जाती है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर में गिरती है। यही करीबा करीबा डैम भी बना हो जहाँ बिजली बनती है। करीबा डैम बना हुआ है,
यहाँ एक जलप्रपात है, आप लोग बताओगे यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है? करीबा डैम के पास जो बहुत फेमस जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात, ध्यान रखना, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात यहाँ पे है, उसको याद रखना। करीबा डैम भी यही जाम्बेजी नदी पे ही बनता है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर आता है मोजाम्बिक के बारे में। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मैक्सिको, अरे नहीं, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, ये अपना मैक्सिको, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या था कि मैक्सिको न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। मैक्सिको न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी दे, मतलब अब न्यायाधीश भी यहाँ चुनाव के माध्यम से आएंगे, ऐसा है क्या? इसके अलावा क्लाउडिया सीनबान, क्लाउडिया सीनबान मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। क्लाउडिया सीनबान मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इनकी स्थलीय सीमा किस किस देशों के साथ लगती है? इधर यूएसए के साथ, और इधर ग्वाटेमाला, और इधर बेलीज, 3 देशों के साथ सीमा साझा होती है। ये बेलीज, ग्वाटेमाला, बेलीज, इधर यूएसए, 3 देशों के साथ सीमा साझा होती है। संयुक्त अरब अमीरात, ग्वाटेमाला और बेलीज, 3 देशों के साथ स्थल सीमा साझा करता है। अगर समुद्री सीमा की बात करें तो इधर साइड गल्फ ऑफ मैक्सिको जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, मैक्सिको की खाड़ी जो है, और कैरेबियन सागर, ये अपन गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी, इधर है कैरेबियन सागर, यहाँ पे कैरेबियन सागर, इधर आ जाओ पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर, और मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी किसका? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है बोलीविया, बोलीविया के बारे में। तो बोलीविया, इसकी राजधानी जो है, ये बोलीविया, ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ध्यान रखना। तो इसकी राजधानी जो है, प्रशासनिक राजधानी तो लापाज है, लापाज, लेकिन संवैधानिक राजधानी सुक्रे है। सुक्रे आपको याद आ रहा होगा, वो याद कर लिया, फिर लापाज। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? लापाज, प्रशासनिक राजधानी लापाज, और संवैधानिक राजधानी सुक्रे है। और न्यूज में क्यों था कि अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भंडार के खत्म होते और बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मतलब इसका जो फॉरेक्स रिजर्व वो भी खत्म हो गया है, और मुद्रा भंडार खत्म हो गया है, और कर्ज में डूबा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय कर्ज में डूबा हुआ है। भू सीमा, इसकी भू सीमा किसके साथ साझा होती है? तो इधर देख लो, पेरू के साथ, इधर ब्राजील के साथ, इधर पराग्वे के साथ, इधर अर्जेंटीना के साथ, इधर चिली के साथ। मतलब 1 2 3 4 5 देशों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। पेरू, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, 5 देशों के साथ, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू, इन देशों के साथ सीमा साझा करता है। पनामा की बात करें, पनामा की राजधानी क्या है? पनामा सिटी, ये पनामा। तो ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने थाईलैंड पढ़ा था ना, इस्थमस, ऐसे ही पनामा भी एक इस्थमस का काम करता है। इस्थमस क्या होता है? 2 महासागर को अलग करने वाली एक पतली सी भूमि की पट्टी, ये पतली सी भूमि की पट्टी है, इसलिए ये भी एक इस्थमस ही है ना। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गार्डी सुगदुब द्वीप पर रहने वाले समुदाय को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया। जो पनामा है, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जो एक द्वीप है गार्डी सुगदुब, एक इसका द्वीप है, यहाँ पे इसके जो लोग हैं वहाँ डूबने का संकट आ रहा था जलवायु परिवर्तन के कारण, कि पहला देश बन गया है जो किसी द्वीप से अपने लोगों को हटा लिया है और अपने मेनलैंड में ला लिया है ना। तो इसकी आवश्यकता क्या है कि पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। पनामा जल संधि इसी पर स्थित है। ये पनामा जो है वो नहर, पनामा कैनाल जो है, स्थल संधि, इस्थमस इसी को बोलते हैं, इस्थमस, पनामा स्थल संधि पर स्थित है। पनामा स्थल संधि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला एक संकरा भूखंड है ना। स्थलीय सीमाएं, इसकी स्थलीय सीमा पश्चिम में कोस्टा रिका, इधर आ जाए तो कोस्टा रिका, ये वाला कोस्टा रिका, इधर कोलंबिया, और कोलंबिया से लगती है। समुद्री सीमा की बात करें, ये उत्तर में कैरेबियन सागर, ये दो इधर पूरा कैरेबियन, इधर कैरेबियन सागर से सीमा साझा होती है, और दक्षिण प्रशांत महासागर, ये है साउथ नॉर्थ पैसिफिक, उत्तर ये है दक्षिण प्रशांत महासागर, ये दक्षिण में प्रशांत महासागर से और उत्तर में कैरेबियन महासागर से सीमा साझा करता है, ठीक है ना। और इसकी जो स्थल सीमा है कोस्टा रिका से, इधर कोलंबिया से, पश्चिम में कोस्टा रिका से, पूर्व में कोलंबिया से। पनामा कैनाल भी यहीं से जाती है ना।
त्रिनिदाद एवं टोबैगो, त्रिनिदाद एवं टोबैगो न्यूज में था। इसका रीजन क्या था? पोर्ट, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ पे है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ पे त्रिनिदाद एवं टोबैगो। तो ये वाला पूरा क्या है? कैरिबियन है। इसको क्या बोलते हैं? कैरिबियन आइलैंड। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये वाला रीजन जो है, इसके ऊपर वाला रीजन, इसको ग्रेटर एंटीलीज बोलते हैं, और ये वाला जो रीजन है लेसर एंटीलीज बोलते हैं। मतलब ये पहले बन गए थे, ये थोड़ा सा न्यू है, अभी बने हैं, है ना। तो ये न्यूज में क्या होता है कि जो भारत का यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, जो अपना एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन, तो उसने क्या किया है, यूपीआई को त्रिनिदाद और टोबैगो में लॉन्च करने की कोशिश की है। क्या है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया जिसने भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाया है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो एक ऐसा कैरिबियन आइलैंड देश पहला बन गया जो कि भारत के यूपीआई इंटरफेस को अपनाने वाला देश बन गया है। ठीक है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, यह अटलांटिक महासागर में स्थित दक्षिण पूर्व वेस्ट इंडीज का द्वीपीय देश है। अगर इसकी निकटता की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नजदीक वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है ना। फिर इसके बाद अपन आ जाओ न्यूजीलैंड। ये है न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी वेलिंगटन। ये है अपना न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के दो भागों में डिवाइडेड है, उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड। यहाँ पे कोक जल संधि जाती है। कौन सी? कोक जल संधि जाती है को, है ना। ये नॉर्थ न्यूजीलैंड, साउथ उत्तरी आइलैंड, दक्षिणी आइलैंड, दो भागों में डिवाइडेड, ठीक है ना। कूक जल संधि है ना। देखो, भारत की राष्ट्रपति ने न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष इस सम्मेलन में भारत जो था कंट्री ऑफ ऑनर था। तो ज्यादा इंपोर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ मतलब देश के आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मेन क्या था कि न्यूज में था। तो इसके बारे में, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और मकर रेखा और अटलांटिक वृत्त के बीच स्थित है। ये है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, और ये है ना, यहाँ से आती है मकर रेखा और उसके बीच में देश स्थित है। आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। इसका घटक की बात करें, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप नामक दो भूमध्य भागों से मिलकर बना है। कूक जल संधि इन दोनों भूभागों को अलग करती है। यहाँ पर जो जल संधि है वो कूक जल संधि, ध्यान रखना, कूक जल संधि, कूक जल संधि आपको याद रखना है। फिर आता है क्रोएशिया। क्रोएशिया वाला रीजन, इसकी राजधानी जो है जाग्रेब है। ये क्रोएशिया। इसके नीचे जस्ट आता है एड्रियाटिक सागर। फिर इसके नीचे आता होगा तो एजियन सागर, जो तुर्की के नीचे लगती है, एजियन सागर। ये है एड्रियाटिक सागर। तो इसकी आंद्रेज प्लेमकोविक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आंद्रेज प्लेनकोविक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इसलिए न्यूज में था। और अवस्थिति की बात करें तो क्रोएशिया जो है दक्षिण पूर्वी यूरोप में अवस्थित एक बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। जो क्रोएशिया है ये बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। प्रायद्वीप क्या होता है? जिसकी सीमा 3 तरफ से महासागरों से जुड़ती है, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये एक प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। स्थलीय सीमा किसके साथ सीमा साझा होती है? तो ये हंगरी के साथ। ये वाला रीजन क्या है? हंगरी है। इधर स्लोवेनिया के साथ, हंगरी के साथ, स्लोवेनिया के साथ, और सर्बिया, ये है अपना सर्बिया। स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, इधर बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और एक इधर आता है, देखो कौन सा, हंगरी हो गया ऊपर, ये वाला हो गया हंगरी। स्लोवेनिया हो गया ये वाला रीजन, ठीक है। इसके बाद सर्बिया हो गया ये वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद इसके पश्चिम में एड्रियाटिक महासागर, बोस्निया और हर्जेगोविना ये वाला रीजन हो गया। इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसकी राजधानी क्या है? डबलिन। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसकी राजधानी क्या है? डबलिन। ये आयरलैंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। तो इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं। नॉर्थ आयरलैंड यूके के कब्जे में है, ठीक है। यूके, इसमें यूके का संप्रभुता है। इसकी संदर्भ न्यूज में क्या होता है? आयरलैंड की संसद ने एक नए प्रधानमंत्री को चुनाव किया है, ठीक है। इसकी अवस्थिति क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित एक द्वीप के बहुत बड़े भाग को सम्मिलित करता है। इस द्वीप का दूसरा भाग उत्तरी आयरलैंड है। ये उत्तरी आयरलैंड जो कि यूके के कब्जे में है।
सीमावर्ती देश कौन सा है कि उत्तरी देश में उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का है। सीमावर्ती जल निकाय पश्चिम में अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में सेल्टिक सागर, यहाँ पे है सेल्टिक सागर, और आयरिश सागर, यहाँ पे है आयरिश सागर। आयरिश सागर, यहाँ पे सेल्टिक सागर, यहाँ पे है कौन सा अटलांटिक महासागर। ये हो गया आयरलैंड के बारे में, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी क्या थी? डबलिन आयरलैंड की राजधानी। फिर है ग्रीस, अपना आ गया ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ग्रीस, ये है ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। एथेंस इसकी राजधानी है। न्यूज में क्यों था कि हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्रीस जो है चिंताजनक रूप से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। यूपीएससी पिछले साल पूछा था ऐसे कौन से देश है जो जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहे हैं, तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये ग्रीस में भी जनसंख्या को लेकर के एक चिंता जताई जा रही है। आवास्थिति के बाल्कन प्रायद्वीप का सुदूर दक्षिणी देश से, ठीक है। और स्थलीय सीमा इसके साथ स्थलीय सीमा साझा करता है तो अल्बानिया के साथ ये है अल्बानिया, बुल्गारिया के साथ ये है बुल्गारिया, और तुर्की के साथ ये है अपना तुर्की, ये वाला तुर्की वाला रीजन। और आयोनियन सागर, ये मेसेडोनिया कर रहा है, ये मेसेडोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, 4 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। आयोनियन सागर, आयोनियन या एजियन सागर, यहाँ पे है आयोनियन सागर, ठीक है। ये है आयोनियन सागर, एजियन सागर तो यहाँ पे है। ये अपना एजियन सागर, ये आयोनियन सागर। इसके जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था एड्रियाटिक सागर जो क्रोएशिया के जस्ट नीचे था। यहाँ पे आयोनियन सागर, इसके नीचे ये एजियन सागर, है ना। तो इसको ध्यान रखना। इसके पश्चिम में मतलब पूर्व वाले रीजन में एजियन सागर है, पश्चिम दक्षिण में पश्चिम रीजन में आयोनियन सागर है ना। किसके? ग्रीस के अगर देखो जो तो पूर्व रीजन में एजियन सागर है और पश्चिम और दक्षिण वाले रीजन में आयोनियन सागर है। फिर नीदरलैंड की बात करते हैं। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम, ये है नीदरलैंड, है छोटा सा देश लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। नीदरलैंड, इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। संदर्भ न्यूज में क्यों था? तो 12वां भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। अवस्थिति की बात करें तो यह देश उत्तर पश्चिम यूरोप में अवस्थित है। इस देश को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भूसीमा, इसकी भूसीमा बेल्जियम से, ये नीचे बेल्जियम, और जर्मनी से, ये जर्मनी और बेल्जियम के साथ सीमा साझा करता है। जल निकाय उत्तरी सागर से लगता है, ये उत्तरी सागर नॉर्थ सी है तो इससे ये सीमा साझा करता लगता है। फिर लाटविया, ये है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये भी है रसिया का रीजन, और ये बेलारूस। ये लाटविया, इसकी राजधानी जो है रीगा है। लाटविया की राजधानी रीगा है। न्यूज में क्यों था? भारत ने लाटविया में रेजिडेंट मिशन का संचालन किया है। यह यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य, यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। यह उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी भूमि सीमा है एस्टोनिया, पूर्व में रूस, मतलब ये एस्टोनिया से, और ये रसिया से, और बेलारूस से और लिथुआनिया से, 4 देशों से, एस्टोनिया, रसिया, बेलारूस और लिथुआनिया से इसकी सीमा साझा होती है। समुद्री सीमाएं कि बाल्टिक सागर और रीगा की खाड़ी, ये बाल्टिक सागर है और ये है रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी और बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है लाटविया, ठीक है। इसके बाद अपन आता है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? म्यांमार, ये म्यांमार का सितवे बंदरगाह, ठीक है। तो ये क्या है कि विदेश मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत ने सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया है। सितवे दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त है। ऐसा पहला विदेशी बंदरगाह चाबहार बंदरगाह ईरान का, ध्यान रखना। सितवे बंदरगाह के बारे में, यह गहरे जल वाला बंदरगाह है। यह म्यांमार और रखाइन प्रांत में, ये वाला रीजन जो रखाइन प्रांत है, म्यांमार का वाला रीजन रखाइन प्रांत है। तो म्यांमार और रखाइन प्रांत में कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पे कलादान नदी बहती है। रखाइन प्रांत है। सितवे लैंडलॉक वो है। इससे जो भारत की दूरी है 5391 किलोमीटर है। महत्व की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापार और पारगमन के नए अवसर के द्वार खोलेगा। भारत एवं म्यांमार के बीच व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देगा। सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ है? ये है सेंट मार्टिन आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल
और ये भी आप बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड, ये है किसका, ये है बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है। न्यूज़ में क्यों था कि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है। इसकी अवस्थिति क्या है कि ये लघु आकार का एक मूंगा द्वीप है, कोरल आइलैंड है। ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। संप्रभुता समझौता 1974 के समझौते के तहत म्यांमार ने इस द्वीप पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। मतलब पहले म्यांमार और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र था, कौन सा, सेंट मार्टिन आइलैंड। लेकिन अब उसने 1974 में एक संधि हुई थी जिसके तहत जो म्यांमार था उसने अपनी सेंट मार्टिन आइलैंड से जो अपना जो विवादित क्षेत्र था बांग्लादेश को संप्रभुता दे दी थी, बोला मुझे नहीं रहना। तो फिर है गुआम द्वीप, सेंट मार्टिन द्वीप पता चल गया। फिर है गुआम द्वीप, भारत का आईएनएस शिवालिक प्रांत संयुक्त अरब अमीरात क्षेत्र गुआम पहुंचा। ये गुआम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे में है, ठीक है ना। फिलीपींस के पश्चिम में है, दक्षिण साउथ चाइना सी पैसिफिक महासागर में, है ना। तो आईएनएस, भारत का आईएनएस शिवालिक पोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिकी क्षेत्र गुआम पहुंचा। तो अवस्थिति क्या है कि गुआम मारियाना गर्त श्रृंखला में स्थित सबसे बड़ा सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये यहीं पे तो है मारियाना ट्रंच। मारियाना द्वीप श्रृंखला उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। हम लोग सीन नदी के बारे में देखते हैं। सीन नदी जो रसिया में है, सीन नदी है, पर इसके इधर जो है बोल्गा नदी आती है, यह डेनी और कुछ आती, डेनीव नदी कुछ। तो सीन नदी के बारे में कि पेरिस की मेयर ने 2024 के ओलंपिक खेलों से पहले सीन नदी की स्वच्छता को दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगाया। अच्छा, ये तो सीन नदी उसकी वाले है ना, इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है, फ्रांस की है। तो पेरिस की मेयर ने 2024 के ओलंपिक खेलों में सीन नदी की स्वच्छता दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगाई। लंबाई क्या है, फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लोयर है, लोयर इसकी सबसे लंबी नदी है। सीन नदी इसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रवास क्या है, यह पेरिस से होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बहती है और ये ले हावरे के पास इंग्लिश चैनल में जाके मिल जाती है। उद्गम क्या होता है, डिजान के पास, फ्रांस में डिजान के पास से। प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है, मारने ओबिस करने। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना कि सीन नदी कहाँ पे है और कहाँ पे गिरती है। एक ये लोअर नदी कहाँ पे है और कहाँ गिरती है, लोअर और सीन नदी फ्रांस में है, इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। तुर्काना झील के बारे में न्यूज था, तुर्काना झील जो है न्यूज में थी, ये तुर्काना झील है ना, ये न्यूज में थी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तुर्काना झील जो है ये है कहाँ पे, तुर्काना झील। ये तुर्काना झील पर पिछले 50 वर्षों में से पहली बार व्यापक सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण यूनेस्को और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण या शोध परियोजना से झील में मछली पालन की अपार क्षमताओं का पता चला है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह झील उत्तर पश्चिमी केन्या और दक्षिण पश्चिमी इथोपिया, मतलब इथोपिया और केन्या के बीच ये झील स्थित, कौन, तुर्काना झील, लेक तुर्काना। महत्व क्या है कि अफ्रीकी महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी और क्षारीय झील भी है। जल का स्रोत, इस झील के 90% से अधिक जल इथियोपिया के ओमो नदी से प्राप्त होता है। इथियोपिया के ओमो नदी से प्राप्त होता है 90% से अधिक जल। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित, ठीक है, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक पर्वत, ये ध्यान रखिए पर्वत श्रेणी नहीं है, केवल एक पर्वत है। तो संदर्भ क्या है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में एक अभियान दल ने किलिमंजारो के उहुरु शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उहुरु शिखर पर अवस्थित क्या है कि तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। ऊंचाई क्या है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। महत्व क्या है कि ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है, ठीक है। इसका प्रकार क्या है, ये स्ट्रेटोवोल्कानो है, यह एक स्ट्रेटोवोल्कानो है। स्ट्रेटोवोल्कानो अपेक्षाकृत खड़ी ढलान वाले होते हैं और ढाल वाली ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक शंक्वाकार होते हैं। वे चिपचिपे लावा के निकलने से बनते हैं, है ना। स्ट्रेटोवोल्कानो चिपचिपी लावा के निकलने से बनते हैं और सीधा ऐसे होते हैं, है ना। फिर आता है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा भी न्यूज में था, इसको ध्यान रखना। लिपू लेक दर्रा यहाँ पे है,
ये नेपाल, ये भारत का उत्तराखंड वाला रीजन, ये है चाइना, है ना, ये है इंडिया, ये है चाइना, ये है नेपाल। तो यहीं पे एक लिपू लेक दर्रा है ना, लिपू लेक पास, ये लिपू लेक पास। तो यही जो भारत और नेपाल और चाइना तीनों के बीच बीच में काला पानी, लिपू लेक एंड लिम्पियानडोरा डिस्प्यूटेड रीजन है। ठीक है, इसमें लिपू लेक दर्रा के बारे में न्यूज में क्या था कि भारतीय व्यापारी लिपू लेक दर्रे से होकर चीन के साथ सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ज्ञात है कि इस मार्ग को कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था लिपू लेक। इसकी अवस्थिति क्या है, भारत, चीन, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा है और व्यास घाटी में स्थित है। लिपू लेक दर्रे से होकर यात्रा करने से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। सुएज नहर मार्ग, ये है सुएज नहर, ये पोर्ट साइड मिस्र का है, इजिप्ट का पोर्ट साइड। सुएज कैनाल ये है, ये अपनी सुएज कैनाल है ना, ये ग्रेटर बिटर लेक, स्मॉल बिटर लेक, और ये सुएज कैनाल, ये ग्रेट बिटर लेक, सुएज कैनाल, इसको लिटिल बिटर लेक, ये ग्रेट बिटर लेक। तो ध्यान रखना है कई सारे लेक से मिलकर बना सुएज कैनाल। ये मिस्र से होकर जाती है, जो सिनाई पेनिनसुला, ये मिस्र का यह सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट, दोनों यहाँ पे पोर्ट साइड है। पोर्ट साइड जो है यहीं पे काफी इसका यूज होता है। फिर ये न्यूज में क्या था कि भारत से यूरोप को ईंधन का निर्यात अब सुएज नहर रूट्स की बजाय केप ऑफ गुड होप से किया जा रहा है। भारत से यूरोप को ईंधन का निर्यात अब सुएज नहर की रूट की बजाय केप ऑफ गुड होप से किया जा रहा है। इसकी अवस्थिति मिस्र में है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये लाल मेडिटेरेनियन सा भूमध्य सागर और ये लाल सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है ना। फिर आता भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर, है ना। तो ये देखो G20 की शिखर सम्मेलन 2023 में जो भारत में हुई थी तब इसको अप्रोच किया गया था। तो भारत के विदेश मंत्री ने CII इंडिया मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्लोबल कनेक्टिविटी को आधारशिला होगी। ठीक है, तो इसको में ध्यान रखना कि जो ये अपना मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट और कांडला, यहाँ पे है कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट को ले जाएगा यहाँ पे अबू धाबी में, अबू धाबी का जाबेल अली पोर्ट, यहाँ से मतलब यूएई में यूएई का जाबेल अली पोर्ट, उसके बाद जाएगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब में हरदा, सऊदी अरब में, यहाँ से फिर ये जाएगा यहाँ जॉर्डन में जाएगा, जॉर्डन के बाद इजराइल में जाएगा, इजराइल का हाइफा पोर्ट, ध्यान रखना इजराइल का हाइफा पोर्ट, उसके बाद जाएगा मिस्र को और इटली को, मिस्र को और इटली को जोड़ देगा। मिस्र का पायरेस द्वीप समूह, पायरेस वो पोर्ट को जोड़ेगा। और ध्यान रखना ये जल मार्ग, स्थल मार्ग मतलब ट्रेन मार्ग और हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। जल मतलब एक तो समुद्री मार्ग, दूसरा रेल मार्ग और तीसरा अपना हवाई मार्ग, ये सारी पाइपलाइन भी है, मतलब इसमें 2-3 चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पढ़ना इसको। फिर आ जाता है द्वीपीय संबंध, बायलैटरल रिलेशन। तो हम लोगों ने आज इतना पढ़ा, उसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास जाएगी, 1-2 घंटे हो ही गया है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। तो ये 64 पेज का करीब 30 पेज हो गया है, तो आधा बचा हुआ है, तो 2 लेक्चर में करीब खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और इसकी अगर PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ जाओ, मैं टेलीग्राम लिंक का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जुड़ के ये PDF डायरेक्ट लेके वहाँ से आप 1-2 बार रिवीजन कर सकते हो, डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। और हम लोग पॉलिटी की क्लास भी रिवीजन सीरीज चला रखे हैं, अगर आप नहीं देख रहे हो तो देख सकते हो, है ना। बाकी हम लोग सारा UPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए सारा कोर्स इसमें रिवीजन करेंगे एक बार, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।